बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद आप लोगों को कहेंगे। तहरीक इंसाफ पे इस वक्त कड़ा वक्त है। बड़ी विकटें हैं जो गिर चुकी हैं और गिरने के करीब भी हैं। शेरी मजारी समेत 2 दर्जन से ऐसे जायद रहनुमा हैं जिन्होंने इस वक्त तहरीक इंसाफ को खराबात कह दिया। एलानाते लाताल्लुकी की बुनियाद या वजह मैं कहूँगी नादीदा दबाव है या फिर मुकदमात से बचाव की यकीन दहानी है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे आमिर साहब से। मगर इसके साथ साथ इत्तेहादी हुकूमत अगले 5 साल इक़्तिदार के लिए क्या ऑप्शन इख्तियार करेगी? माइनस कप्तान के ऊपर रुकेंगे या फिर माइनस तहरीक इंसाफ चलेगा? इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन से ये सारी गेम बड़ी आगे, इलेक्शन की तारीख का ज़ेर अल्तवा मामला आखिर अब तक हल क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके ऊपर भी आमिर साहब से बात करेंगे। आमिर साहब, मैं फयाजुल हसन चौहान की बात नहीं कर रही, मगर अगर मैं शेरी मजारी साहिबा की बात करूँ, क्या आपको लगता है कि वाकई अब वक्त आन पहुँचा है कि खान साहब को परेशान हो जाना चाहिए? नहीं, फयाजुल हसन चौहान की भी बात करेंगे, मगर शेरी मजारी अब तक जितने भी नाम आए थे उसमें सारे ही छोटे नाम थे। तो बहरहाल वो उनकी एक लीडिंग पर्सनालिटी थी और बहुत ज़्यादा वोकल थी। मगर जिस तरीके से उन्होंने आज सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, अगर आपके पास हो तो दिखा दें, जो वो दिखा दीजिएगा। बड़ा दिल गिरफ्ता सा था। दिल गिरफ्ता शेरी मजारी, देखें उन्होंने बड़ी अपनी, मैं एक ज़माने में उनका बड़ा नाकिद था पहले, मगर बाद में उन्होंने अपनी बड़ी इज्जत बनाई। पिछले 10 साल से पिछली हुकूमत के अंदर भी जो है वो खड़ी हो जाती थी, इवन अपनी पार्टी की मुखालफत कर देती थी इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पे, और गिरफ्तारियों के हवाले से वो कई दफ़ा पार्टी के गिर चली जाती थी और उसमें उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया। और उनको जिस तरीके से आज ये मेरा ख्याल है उससे उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हुआ और पीटीआई को भी हमदर्दी का आज वोट मिला कि अगर इस तरीके से लोगों से को पार्टी चढ़वाई जा रही है, सियासत चढ़वाई जा रही है। और उन्होंने मजम्मत तो सारे ही कर रहे हैं, मजम्मत 9 मई की कोई भी ऐसा नहीं है शख्स उसकी मजम्मत नहीं करेगा। अस्करी तनसीबात तो छोड़े, सिम्बल्स को छोड़े, हमारे ऐसे ही अमलाक के नुकसान को, गैर कानूनी हरकत को कभी भी किसी के कंडोन नहीं किया जा सकता। मगर ये मैं शेरी मजारी साहबा को बहुत पुराना जानता हूँ। इनके जो हस्बैंड थे जिनका उन्होंने जिक्र किया कि 5 माह पहले उनकी इंतकाल हुआ। डॉक्टर ताबिश जो है इस्लामाबाद के बड़े नोन बच्चों के बेस्ट डॉक्टर्स थे, तो उसके अलावा बड़े अच्छे इंसान थे, दानिश्वर थे। इनके बाकी सारे ख़ानदान को, इनके छोटे भाई डॉक्टर ताबिश के जलीस हमारे साथ 10-20 साल उन्होंने काम किया, बड़े नॉन जर्नलिस्ट हैं। पूरा इनका ख़ानदान जो है ज़मन, फिर उसके बाद जो है सरमद शहबाई साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, दीब, आर्टिस्ट वो रहे हुए हैं, वो ताबिश के मामू थे। फिर शनाज शेख जो है ताबिश की भाभी थी। बड़ा सारे ख़ानदान इनके, ख़ास तौर पर ससुराली ख़ानदान। तो वो उन्होंने जिस तरीके से, फिर ये है कि वो उनके बच्चे जो है वालिद साहब के बहुत पर्सनैलिटी उसने एक्सप्लेन किया कि जिम्मेदारी उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ज़ाहिर है, तरजीहात जो है उनकी फैमिली है और उनकी साहबजादी। उनको आपने देखा होगा कि वो पिछली ज़मानत पे छूटती थी तो 2 उंगलियां कर देती थी। उनकी साहबजादी जो है वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड है, वो उनको रोकती थी। तो उसका वो फिर 70 साल की उम्र है और वो बीमारी भी उनकी है, तो उनको वो मुकदमे पे दर मुकदमा करके, कोई मेरा नहीं ख्याल है कि इस गवर्नमेंट ने या जिसने भी ये इसके पीछे इज्जत कमाई है। और इनकी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी है उस पे पार्टी की मैं नहीं समझता पॉपुलैरिटी में कमी आई होगी, वो बिल्कुल ऑब्वियसली नज़र आता है। फिर अभी ये जो सिलसिला चल रहा है गिरफ्तारियों का, आज वो मैं देख रहा था जमशेद चीमा साहब के वकील कह रहे थे कि जी हमें जो है ना उनको शायद ज़मानत हो जाएगी, ज़मानत हो जाती है, ज़मानत के बाद गिरफ्तारी। उनके जी उन्होंने 9 मई की बहुत मजम्मत की है। अब वकील का क्या काम है कि 9 मई की मजम्मत का क्लेम वो जी वो छूटने के बाद 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करेंगे। मतलब ये है कि ये मशरूत है उनकी रिहाई के साथ। ये तकरीबन यही मोरलेस कह रहे थे। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से बयानियाँ बिल्कुल लोगों को बड़ी खुश जो है जेन्युइनली तकलीफ़ है। और जब ये ज़बरदस्ती करके ये किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उससे इदारे की साख को और ये हर एक के जो जेन्युइन जज्बात हैं उसको भी आप एक ये एक
उसके साथ एक आप उसको कर देते हैं कि एज इफ के लोग दबाव के अंदर कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तासुर ऐसा आ रहा है कि जबरदस्ती जनरली ये अगर करवाया जा ये रहा है। पीटीआई के ऑब्वियसली बेताशा लोग हैं, शरपसंद नासिर भी होंगे जिन्होंने ये किया, उनके खिलाफ किसी को इतराज़ नहीं है, ना ही हो सकता है, ना ही होना चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मगर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, ताकि आइंदा भी आने वाले लोगों के लिए सबक हो। पर शीरी मज़ारी का इस तरीके से करना, जिस तरीके से उन्होंने बात की, बड़ी दुख में थी। और मैं एजाज हसन को सुन रहा था, वो तो ऑलमोस्ट रो ही पड़े, वो रो पड़े, ये कोई तरीका नहीं है। और इससे मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की शान में, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की शान में कोई इजाहा हुआ है। इसमें पीपल्स पार्टी क्योंकि खुद उस प्रोसेस से गुजरी हुई है, नून लीग पे भी कोई जुल्मात हुए हैं, मगर पीपल्स पार्टी 40-50 साल से, पिछले 20-30 साल उनकी बीबी मोहतरमा की जो है स्ट्रगल रही जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को पार्टी छुड़वाना आज एक शर्म का मुकाम था पीपल्स पार्टी के लिए, अगर वो उनके हक में नहीं बोलते। छोड़ दें, बाकी बोल रहे। फिर फयाज चौहान साहब की मेरा तो ख्याल है वो दुआएं कर रहे होंगे जान छुट गई, क्योंकि ये पीटीआई के बदतमीज तरीन लोगों में से थे। शोला बयानियों की वजह से लाउड माउथ, शोला बयानी नहीं कहते, इसके बदतमीजी करते थे। और ये जब भी मुंह खोलते थे गलीज किस्म की गुफ्तगू करते थे, और जब भी इनको स्पोक्समैन बनाया जाता था तो ये हमारे जैसे लोग करते थे कि यार ये कोई बात करने का तरीका है। तो दूसरा, मगर उन्होंने उल्टी, मैं समझता हूँ कि एक पीटी के खिलाफ बोलते बोलते वो पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद कर गए कि जी ये चौधरी सरवर साहब रजीम चेंज की तैयारी हो रही थी और मैं भी उसका हिस्सा था, बुलाया जाता था। पीटीआई के और लोग भी थे जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं रजीम चेंज का हुआ। तो उन्होंने छोड़ते छोड़ते जो है ना ये एक फुलझड़ी छोड़ दी उसमें कि जी वो वहाँ पे गवर्नर हाउस में बुलाया जाता था, चौधरी सरवर साहब उसको लीड कर रहे थे और रजीम चेंज के लिए सारी तैयारियां की जा रही थी, ये भी कह गए। मगर आप इतना अरसा वो रहे तो आप पहले पब्लिकली क्यों नहीं बोले? अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब तक ये हिस्सा रहे आमिर मतीन साहब, तब तक इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। ये पीटीआई के वो वाहिद आदमी या वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने जेल से बाहर आने के बाद 9 मई के आने की मजम्मत तो की, मगर इन्होंने इमरान खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहराया। बाकी तमाम लोग जितने भी आए उन्होंने सिर्फ 9 मई के आने को बुनियाद बना के तो पार्टी को छोड़ दिया या अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। इन्होंने खान साहब पे डायरेक्ट अटैक किया। मैं समझता हूँ अपना एक हमेशा से भी कोई पहले भी बाज़ारफ आदमी नहीं थे, मगर ये कि जी मुझे टाइम नहीं दिख गया, मुझे नहीं निकाला। तो यहाँ तो टीवी पे मेरे जैसे बेताशा लोग हैं जो कहते थे कि यार ये कोई फेस ऑफ पीटीआई के अंदर कोई डिसेंट लोग भी होंगे कि ये कोई शरीफ आदमी जिसको आप तर्जुमान अपना बनाएं। इनकी ये कोई बहुत अच्छी तर्जमानी नहीं करते थे और उन्होंने अपनी वही जो इनके मुतल्लिक इम्प्रेशन था उसको तक़वियत दी है इस तरह की आज बातें करके। अगर ये ना करते तो लोग शायद समझते कि इमरान खान ने जिस तरह कहा है, आज की ट्वीट की हुई है कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के मुतालिक तो सुना था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक अजूबा मुतारफ़ करवाया गया, जबरी तलाक कह दे। तो उसमें यही शायद फिर जबरी तलाक के उसमें आना था, जिसके बाद उन्होंने खुद इमरान खान कह रही है कि मैं समझ सकता हूँ मजबूरियाँ जिनको छोड़े जाने का कह रही है, मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं। मुझे ये बताइए, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, परवेज इलाही साहब का कहीं किसी जगह पे आप सोच सकते हैं? परवेज इलाही की कहता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सबसे ज़्यादा ये शाम से खबर ये चल रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो रिहा नहीं हो रहे कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद। और ये तासुर काफ़ी सारे लोग लेके बैठे हुए थे कि वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अगर वो पार्टी छोड़ते तो इनका भी धचका है शीरी मज़ारी का, मगर इनका इलेक्टोरल धचका नहीं है, इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये औरतों के कोटे पे आई हुई हैं तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना है। इनका ओवरऑल पार्टी की क्योंकि ये फेस रही हुई है इसलिए एक धचका है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया। वो आजकल जो है जर्नलिस्ट ही बुलाने पड़ते हैं। काफ़ी सारे जो हमारे सियासी लोग जो हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के, वो गायब हो गए हैं। जो यूजुअल सस्पेक्ट जो था ना, जो आपके प्रोग्राम में रोज़ आते हैं, I'm sure आपको भी तकलीफ होती होगी, आपको इसलिए ख़ास तौर पे तकलीफ दे रहे हैं। ये काशिफ जो पकड़ धकड़ का है उससे ये आम तासुर ये दिया जा रहा है कि इसके ज़रिए पीटीआई ख़त्म हो जाएगी या बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी, -1 पीटीआई में हो जाएगा या माइनस पीटीआई इलेक्शन जो है सियासत हो जाएगी। आप समझते हैं कि इससे ये नतीजा निकलने जा रहा है?
देखिए पहले तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मसला ये है, देखें ये एक डिजाइन के तहत तो कोशिशें की जा सकती है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ देंगे, बहुत से लोग छोड़ भी जाएंगे, कुछ लोग अभी तक खड़े हैं। मैं भी किसी से मिलकर निकला हूँ, बहुत से लोग अभी देख रहे हैं कि मौसम और हवाएं किस तरफ की चलेंगी, क्या करना है। लेकिन वो जिस किस्म का प्रेशर है ना, उस प्रेशर में बहुत से लोग अब सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ये 9 महीने तो प्लेट में रख के वो मौका दे दिया कि वो हर किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। पार्टियां इस तरह खत्म होती है जी, पार्टियां इस तरह खत्म नहीं होती। देखिए तारीख ये फैसला करेगी बहुत से लोगों के लिए, इस हुकूमत के लिए, पीडीएम के लिए, कि वो जिस तरीके को आज इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालफों के खिलाफ, यही तरीके इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन इस तरीके से पार्टियां उस तरह खत्म नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि ये कोशिश जरूर की जा सकती है कि इमरान खान साहब को नायल किया जाए, उनको किसी तरह सजा दिलवाई जाए और सजा दे के अंदर कर दे। अगर ये लोग निकल गए पार्टियों से और इमरान खान साहब को भी सजा हो गई, मियां साहब को एक एडवांटेज था कि मियां साहब अगर नायल हो गए, सजा हो गई, जेल चले गए, इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर सकते थे, तो सेकंड ईयर अंडर शहबाज शरीफ मौजूद था। इमरान खान साहब को मेरा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारा सेकंड ईयर भी छोड़ के चला गया और फिर वो इमरान खान साहब की सजा की तरफ या नायली की तरफ गए, तो कोशिश यही होगी कि पार्टी इलेक्शन लड़ने जोगी ना हो। एक दफा इलेक्शन हो गए फिर देखेंगे क्या करना है। तो अगर इस तरह करें तो मुमकिन है कि पार्टी इलेक्शन के काबिल ना रहे, लेकिन उसकी मकबूलियत इस तरह खत्म नहीं की जा सकती। किसी लीडर की, किसी पार्टी की मकबूलियत इस तरीके से खत्म ना पहले कोई कर सका है, तो ना मुझे लगता है कि अब जाके कर सके। बिल्कुल जिस तरह आप तारीख का हवाला दे रहे हैं, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को 30-40 साल और तो मार्शलाओं में कोशिश की गई, उनका एक कोर बरकरार रहा, और नून लीग का भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा उनके भी लोग तोड़े गए मगर कोर उनका नहीं टूटा। तो एक किस्म से उनकी छांटी हो गई थी कि उनमें से वो लोग जो टूट सकते थे वो टूट गए। इनके भी पहले नेशनल असम्बली में भी लोग टूटे, फिर पंजाब असम्बली में भी तोड़े गए। तो इसमें जो लोग जो दरमियान में थे या जो लोग पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बाकी ग्रुप्स के लिए काम या इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे थे, तो एक किस्म की क्लेंजिंग भी तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि हो रही है इनकी। देखिए हमें जितने लोग छोड़ के गए ना, इसमें अगर आप मुझसे पूछें कि किसका धचका लगा है तरीके साहब को, तो धचका ऐसा किसी का ऐसा नहीं लगा। श्री मजारी रिजर्व सीट पे हैं, आमिर क्यानी तरीके साहब के बगैर शायद काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ऐसा कोई इतना बड़ा लॉस अभी तक नहीं है। लेकिन ये जरूर है, क्लेंजिंग का प्रोसेस भी है ना। देखिए इस दफा प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्लेंजिंग जिसको आप कह रहे हैं ना, अगर तो ये इसी तरह के लोग रहे जिनको टिकट नहीं दिया गया, वो पार्टी छोड़ के चले गए। इन लॉट ऑफ केसेस ये बहुत से लोग जो पहली फेज में चले गए थे, ये वो थे जिनको या एमपीए का टिकट नहीं मिला या एमएनए का टिकट नहीं मिलना था। वो लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए। सब्सटेंटिवली अभी कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि छोड़ के जाए भी ना। बिकॉज जो प्रेशर अब है, मेरा ख्याल है काफी हद तक अगर मैं कहूँ अनप्रेसिडेंटेड किस्म का है, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन क्लेंजिंग अगर जो एग्जिडस है पार्टी से इसी किस्म के लोगों का रहा, जिस किस्म के जा रहे हैं, जिनमें से आधों के नाम भी अब शायद लोग ना जानते हो कि कौन थे, कहां से थे, तो वो तो पार्टी सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होगा अगर पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप छोड़ जाए। शाह महमूद कुरैशी के बारे में आज कहा जा रहा था, वो भी छोड़ जाएंगे। अभी मैं कहीं बैठा था, तरीके साहब के लोग बड़े इंटरेस्ट में देख रहे हैं कि असद उमर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, असद उमर क्या करेंगे, फवाद चौधरी किधर जाएंगे। अगर तो ये लोग छोड़ना शुरू हो गए और इसके बाद एक लाइन लग गई कि जो लोग आपको इमरान खान साहब के दाएं बाएं नजर आते थे वो सब छोड़ गए, तो बिलो इमरान खान पार्टी की लीडरशिप खत्म हो जाएगी, जो आपको उस वक्त भी नजर आती थी जब खान साहब नहीं भी होते थे। टीवी प्रोग्राम्स में उनको डिफेंड कर रहे होते थे, टीवी प्रोग्राम्स में नजर आते थे आपको या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो अगर ये हुआ तो फिर पार्टी को डेंट जरूर पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे टीम गेम है ये भी, पॉलिटिक्स। वन मैन शो उस हद तक जरूर है कि क्राउड पुलर इमरान खान, लेकिन उस सारे को ऑर्गेनाइज करना किसी की कोई जिम्मेदारी होती है, किसी की कोई जिम्मेदारी होती है। दैट्स वेयर आई सी कि क्या होगा। अभी तक जो लोग गए, मुझे उससे ये लग रहा है कि तरीके साहब ज्यादा परेशान नहीं, इमरान खान साहब को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अगले चंद दिनों में ये बात जाती कहाँ, अभी तो इट्स स्टिल अर्ली डेज। ये हमने ये माजी में कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पकड़ने धकड़ने का मामला, अदारों को सियासी पार्टियों के लिए अगेंस्ट इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है, मगर ज़्यादा
इसका जो मुजाहरा है वो मार्शलाओं में होता रहा। ये जो जमहूरी दौर के अंदर मुझे कम से कम, आपको भी 20-25 साल हो गए हैं, इस तरह के इस एक्सट्रीम तक का मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज ट्वीट में एक बड़ा गिला भी किया हुआ है कि उसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। तो उनका ये गिला कहाँ तक जायज़ है? देखिए बहुत जायज़ है जी। मसला ये कि आप जानते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें या जो लिबरल हमारे मुल्क में लाजमी ये काम उन्होंने अपने तक रखा हुआ है कि ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें साथ लाजमी लिबरल, मैं छोटी सी कोट कर देता हूँ आपको। जो हमारे वकील हैं यहाँ पे, मशहूर वकील हैं, मैं चले नाम नहीं लेता, कोट क्या करूँ, उन्होंने एक दिन कहा, कहते हैं कि मेरे सारे लिबरल दोस्त मेरे खिलाफ हैं, और वो कहते हैं कि आइन अगर वायलेट होता है, खत्म होता है, उसको तोड़ा जाता है, अगर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो हमें कोई एतराज नहीं करता। यानी इस सलमान राजा साहब, चले उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा तो मैं आपको नाम भी ले लूँ, सलमान राजा साहब ने कहा, कहते हैं मेरे सारे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए जो लिबरल, और सलमान राजा साहब खुद भी एक बड़े लिबरल आदमी है, पोजीशंस लेते रहे। तो ये जो आजकल असल मसला ये हो रहा है कि जो लिबरल हैं वो एंटी इमरान खान भी हैं, क्योंकि वो एंटी इमरान खान भी हैं, इस वजह से वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि जो इमरान खान को सियासत से बाहर निकाला जाए। और वो एज आई सेड कि सलमान राजा की दोस्तियां खराब हो गई सारी, कहते हैं मेरी बातचीत खत्म हो गई बहुत से लोगों से, क्योंकि मेरे अपने दोस्त इस बात के खिलाफ हो गए थे कि तुम इमरान खान के साथ क्यों खड़े हो। उसने कहा मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आइन और कानून इस वक्त वायलेट हो रहा है और इमरान इज नाउ नॉट द बेनिफिशियरी बट अ कैजुअलिटी ऑफ दिस प्रोसेस। लेकिन ये लिबरल्स को समझ नहीं आ रहा। देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पहले मुझे याद है मरियम नवाज का जुलूस निकला था, सुप्रीम कोर्ट बार उस वक्त की, पाकिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हकूक की जो तंजीमें थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे बाहर आ जाते थे, कोई प्रेस रिलीजें आती थी, कोई बयानबाजी करते थे। आज इतने लोग उठाए जा रहे हैं, लोगों खवातीन के साथ जो सड़कों पे हो रहा है, एंड नोबडी इज स्पीकिंग अप, नोबडी इज कमिंग आउट, एंड इनफैक्ट एवरीबडी इज काइंड ऑफ साइलेंटली वॉचिंग और शायद एंडोर्सिंग कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो जो आपने बात की ना आमिर भाई अभी के मार्शल लॉज में होता है, मुझे याद है हम एक बड़ी अहम ब्रीफिंग में गए, नाम नहीं लेता, वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, उसमें मैंने उस टाइम भी ये कहा था, मैं कहा जी हमने तारीख से सबक नहीं, 2016-17-18 की बात, मैं कहा हमने सर तारीख से सबक नहीं सीखा। हम आज भी लोगों को फोन करके उनको तोड़ के ये कह रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ में शामिल। बहुत से हमारे दोस्त, आपको पता ही होगा, उस वक्त उनको कहा जाता था कि इलेक्शन जीतना है तो आप तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। तो ये होता रहा है, लेकिन फिर भी आखिर में फैसला करने दिया जाता था सियासतदान को कि आपने जो भी करना, प्रेशर तो डालते होंगे कि आपने जाना, लेकिन ये गिरफ्तारियां करना, उनको जेलों में रखना, खानदानों को गिरफ्तार करना, घर तोड़ देना, मेरा ख्याल है दिस वन, और जो पुलिस ब्रुटैलिटीज हो रही हैं, जिस तरह ईमानदार का मैं जिक्र बार बार करता हूँ, उसके घर में घुस के उसकी वालदा के साथ किया, तो ये प्रेशर अब हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो आपकी बातों से मैं ये अखज़ सही कर रहा हूँ कि आपने ये कहा है कि हमारे जो यहाँ पे लिबरल से मुराद ये ली जाती है जिनको कि इमरान खान का फ़ौज की गोद में, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना, या अपने जो नॉन लिबरल वैल्यूज़, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तालिबान की तरफ रुजू करना, या इन चीज़ों की जो मुखालफत इतनी नहीं थी जितना कि बुग़्ज़े इमरान था, और वो जारी है। और काफ़ी तबका है जो कि खुश है कि ये इमरान खान के साथ सही हो रहा है, और उनकी वो जो स्टांस हमें बताया जाता था कि जनाब ये सिलेक्टेड होने की वजह से हमें तकलीफ़ है, तो वो उनका स्टांस वो एक वो एक्चुअली स्टांस नहीं था। देखिए ये मैंने इसीलिए सलमान राजा को कोट कर दिया कि सलमान अकरम राजा एक लिबरल आदमी, उन्होंने हमेशा, जिस तरह भी जब उस टाइम बड़ी तनकीद होती जब मियां नवाज शरीफ का केस ही लड़ रहे, उन्होंने कहा कि ये उनके अल्फाज हैं जो मैं कोट कर रहा हूं कि मेरे दोस्त जो लिबरल्स थे इसलिए मेरे खिलाफ हो गए, दोस्तियां खराब हो गई क्योंकि आप इमरान खान के साथ क्यों खड़े हो। उन्होंने कहा मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आज आइन वायलेट हो रहा। उन्होंने, और ये उनके अल्फाज अगेन मैं कोट कर रहा हूं कि ये अगर आइन वायलेट करके भी इमरान खान बाहर जाता है तो उसको निकालना चाहिए इस तरफ सिस्टम से बाहर। तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर अ लॉट ऑफ पीपल देखें यहाँ पे इस मुल्क में लिबरल्स भी बड़ी एक पॉलिटिकल लाइन है, मतलब वो बहुत से लिबरल्स को हमने देखा है
सारों की बात तो नहीं करनी चाहिए कि जाहिर है नॉट एवरीवन इज द सेम और फॉल्स इन द सेम कैटेगरी, बट यू नो उनकी पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स है। उन्होंने अगर किसी सियासी जमात में भी है और लिबरल भी है तो यू नो दैट आल्सो हैपेंड इन पाकिस्तान। पर मैं तो सलमान राजा को कोट करके कह रहा हूँ कि उन्होंने एक दफा बड़ी फ्रस्ट्रेशन में ये टीवी में मेरे साथ 2 दफा इनफैक्ट बात की, 1 दफा नहीं, और उन्होंने कहा कि ये लोग खुश हैं इस बात पे कि अगर आइन वायलेट हो रहा है और अगर अब देखें क्यों नहीं बोल रहे। आपने जिस तरह इमरान खान सेलेक्ट हुए, उनको बैकिंग थी, सारा कुछ किया गया, उनको पार्टी के अंदर बंदे शामिल किए गए, इलेक्शन जीत गए, वजीर आजम बनाया गया, तो अभी तो जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? ये कैसे हुआ? मैं बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ जिनकी तारीख इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की 2018 पे आकर रुक जाती है, वो 2021 को नहीं याद रहता। तो आई डोंट नो ये उनको बिल्कुल बिल्कुल ये तजादात बिल्कुल हैं। लोग भूल जाते हैं कि पैनमा से पहले सलमान अकरम राजा ने असगर खान केस किया हुआ था और ख्वाजा आरिफ साहब पहले जो हैं वो नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, अभी इमरान खान के वकील हैं। तो एक वकालत करना जो है वो उसका उनका एक काम होता है, मगर इस वक्त लार्जली इस केस में आमिर भाई वकालत मसला नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सुना मोस्ट ऑफ दम ये फी नहीं लेते हैं वकालत करने की। ये जो आपने नाम मैं ये सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अलॉट ऑफ दम ये चार्ज नहीं कर रहे। ये कन्विक्शन की बुनियाद पे कि सिस्टम और जिस तरीके से ये हो रहा है शायद उसकी वजह से, अपनी कन्विक्शन की वजह से काम, मेरा अपना ख्याल है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो है काफ़ी सारे वकील हैं वो अपनी कन्विक्शन की वजह से कई दफ़ा वो ब्रीफ नहीं लेते हैं कि अगर उनके असूलों के ख़िलाफ़ हो तो वो नहीं मुकदमा के पैसे नहीं पकड़ते या वो मुकदमा भी नहीं लेते। बेताशा इस तरह का है। और इस वक्त वकीलों की तो एक लार्जली मेजॉरिटी जो है वो इस 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर तो इकट्ठी है ही, मगर उसका कोई इतना असर नहीं पड़ता जिस तरह के वकला की पहले तहरीक के अंदर हुआ या होना चाहिए था। तो कुछ थोड़ा सा उनकी तरफ से भी सिर्फ जमाबंदी ज़्यादा है और काफ़ी लोग उनमें से भी अभी आपको पता है, आपको और हमें 2, 4, 5 के अलावा वकला को बुलाएं तो वो हिचकिचाने लग पड़े हैं। उनके अंदर भी कोई थोड़ी सी कमज़ोरी नज़र आ रही है जिसकी वजह से अदालत भी नज़र आ रहा है कि कमज़ोर सी पड़ी हुई है, कि वो लंबी लंबी पेशियाँ दी जा रही हैं। 90 दिन का जो था वो 120 दिन भी क्रॉस कर गए हैं और अभी भी वो मुकदमा जारी है। हाँ ये देखिए मेरा ख्याल है 9 मई के बाद हर एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया, चाहे आप जिस चीज़ की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात जब हुए उसके बाद एक मॉरल पोजीशन थी, एक पॉलिटिकल पोजीशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी तहरीक इंसाफ की, वो उसमें उसको बहुत ज़्यादा डेट्स पड़े। और ये आगे लगाना, घरों में घुसना, GHQ के गेट वगैरह वगैरह, इसकी वजह से बहुत प्रेशर आ गया कि नाउ हाउ डू यू डू दिस, अब कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो मॉरली और अब पूरा स्टेट अपरेटस और हुकूमत तो ग्लव्स उतार के पीछे पड़ गई कि उसको अब खत्म करना। तो बहुत से लोग उस क्रॉस फायर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो एज लॉन्ग एज इट्स अ पीसफुल जर्नी, उस पीसफुल जर्नी में तो चलना चाहते हैं, लेकिन इस क्रॉस फायर का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि हम की कैजुअल्टी ना बनने पाए। लेकिन वकला तो पाकिस्तान में वैसी तकसीम है जी, एक सियासी बुनियाद पर तकसीम है वकला की। आजकल मैं कल कह रहा था ये बात सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को, मैंने कहा जी आपको देखकर, सुप्रीम कोर्ट बार को देखकर लगता है कि ये प्रो PTI है, पाकिस्तान बार काउंसिल प्रो PML है, प्रो PTM है, और यही पोजीशंस आप देखें पिछले दिनों से वो ली हुई थी। आज अगर कुछ करते थे सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस बंदयाल के उसमें फेवर में बात करती थी, पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमत का जो बयानिया है उसको लेकर चल रही है। तो वकला में तकसीम तो है, लेकिन देखिए जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट की, वो एक मार्शल लॉ के खिलाफ ही मूवमेंट थी। एक हालात इस किस्म के थे, सारे इकट्ठे हो गए, साहब ने लीड किया एंड ऑल लॉयर्स गॉट टुगेदर। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद से वकला तकसीम ही रहे हैं, लेकिन अब तकसीम और ज्यादा बढ़ गई। तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसकी वजह से वकला का एक बड़ा चंक तहरीक इंसाफ के साथ है, जो पुराने नून लीग के साथ चल रहे थे या उनका जो चंक है वो अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच काशिफ अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर साहब के सामने कुछ सवाल मैं रखूंगी जिसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस वक्त हम एक जमहूरी दौर के अंदर बस रहे हैं, मगर इसके साथ साथ इमरान खान साहब की मकबूलियत आए रोज़ बढ़ती जा रही है। इन तमाम तर कार्रवाइयों, इन तमाम तर चीज़ों के या रिवायती हथकंडों के बावजूद, तो कौन से ऐसे टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे जिनके ऊपर खान साहब को नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी? ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, मेरे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, कुरैशी साहब के बारे में जिस तरह से आपने पहले बात की, उनकी खबरें आ रही थी, रिहाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी, मगर वो जैसे रिहा हुए उसके बाद फौरन से उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। भाई वो ये शाम से ये तासुर दिया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि वो सरनगू हो जाएंगे और वो कहेंगे ये 9 मई को जो वाक़यात हुए ये बहुत ज़्यादा हो गए और मैं लिहाजा छोड़ के जा रहा हूँ। मगर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, हो सकता कल को छोड़ दे, मगर मेरा ख्याल है कि ये अपने 30 साल की सियासत को ये ख़त्म, इनके पास चॉइसेस क्या हैं। शाह महमूद कुरैशी ना एक तरफ ज़ाहिर है ये प्रेशर होगा, तो दूसरी तरफ क्या है, अगर ये पीटीआई छोड़ देते हैं तो ये किधर जाएंगे। नून लीग में और पीपल्स पार्टी में जितनी आगे ये जाके जितनी तनकीद कर चुके हुए हैं या जितनी जिस हद तक जा चुके हुए हैं, ये उधर नहीं जा सके। तो तीसरी तो कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान में, चौथी पार्टी नहीं है। तो एक दूसरा ये है कि इनके ऊपर सारी उम्र ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे, ये हालांकि पीटीआई में ज़रूर हैं मगर इन्होंने कभी जेलें वेलें नहीं काटी, तो इनके पास एक मौका पॉपुलर पॉलिटिक्स का बन गया। अगर ये 2-4 महीने जेल काट आएंगे तो ये जो बहस होती है कि सेकंड टियर नहीं है, इमरान खान का मौजू नहीं है लीडरशिप के लिए, तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग अगर ये जेलें काट आए और उसमें से प्रोसेस में से निकल आए तो फिर ये कैंडिडेट बनते हैं। फिर ये असद उमर साहब क्या करने जा रहे हैं? असद उमर भी जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब का थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी रहता है, क्योंकि इनके ये रूलिंग एलीट का हिस्सा रहे हुए हैं। असद महमूद का मेरा ख्याल असद का बड़ा मुश्किल है कि वो पार्टी छोड़ें, उसमें मेरा ख्याल है। पर आजकल कुछ भी मुमकिन है, जिस तरीके से मुझे नहीं पता क्या क्या प्रेशर। मैं वैसे आपसे कुछ इख्तलाफ करते हुए इस बात पे आप ये कह रहे हैं ना कि वो वापस कहां पे जाएंगे आमिर साहब, तो हर सियासतदान किसी ना किसी जगह पे अपने आप को फिक्स कर लेता है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलने वाले तहरीक इंसाफ के अंदर आ गए थे। ये परवेज इलाही साहब भी जो एक ना जाने की वजह वहां पे उनके जो है ना ये है कि वो भी जिस नैश तक जा चुके हैं वो और उनके साहबजादे, तो उसके बाद वो किस मुंह से नून लीग में या पीपल्स पार्टी में जाएंगे। जो बयानात वो दे चुके हैं और उनके पता है कि उनका भी वो जावेद हाशमी बना देंगे। जावेद हाशमी एक बहुत बड़ी मिसाल है, उन्होंने हर गलत मौके पे सही मौके पे गलत फैसला किया कि जब भी कोई हुकूमत में आने वाली पार्टी, अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े नून लीग के हक में जो है बयानात दिए, मगर उनकी माफ़ी नहीं हुई है। नवाज शरीफ साहब एक बुग़्ज़ रखते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं होती है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें भी की और बड़ा कुछ किया, तो उनको ना टिकट दी गई ना पार्टी के अंदर दोबारा शामिल किया गया। अब उनका मैं बयान देख रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अब दोबारा पीटीआई के हक़ में बयान देना शुरू किया कि शायद वापस पीटीआई में आ सकूं। तो चॉइसेस परवेज इलाही साहब के पास भी नहीं है, तो मगर वो एक दरमियानी राह में रखे हुए हैं। वो साथ में इमरान खान पीटीआई के ज़रूर हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई उनके किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, बल्कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई में रहते हुए वो एक दरमियानी रास्ता है। कल को ज़रूरत पड़ गई अगर सुलह सफाई की तो उसका ज़रिया इंशाल्लाह ताला वो टेक ओवर पीटीआई कर लेंगे और वो पीटीआई के प्रेसिडेंट है। बहरहाल अगर पीटीआई को एक पीटीआई बनाना हो, ऑफिशियल पीटीआई बनाना हो, तो उसको लीड फिर जो है परवेज इलाही साहब ही करेंगे। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों लीडरान काफ़ी ऐसे सेकंड टीयर को गिरफ्तारियां ज़्यादा करके, इनके अंदर सबसे यही इल्ज़ाम था कि इन्होंने कभी प्रोसेस नहीं गुजरी, जेलें नहीं काटी, तो जेलें काट लेंगे। अगर उससे निकल के प्रोसेस से आ गए तो इनका कद काट सियासी बढ़ जाएगा, पीटीआई में बढ़ जाएगा। एक बाकायदा तौर पे काफ लीग वजूद में आई थी, आप भी जानते हैं और माजी की तारीख पूरी गवाह इस बात की। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ इस तरह से ग्रुपिंग हो सकती है कि एक नई पार्टी वजूद में आए, या इसको काफ लीग के साथ जम किया जा सकता है? काफ लीग की मिसाल आपने बहुत अच्छी दी कि काफ लीग वो वाहिद किंग्स पार्टी है जो कि अपनी पॉपुलर पार्टी नहीं बना सकी, वरना नून लीग जो है नवाज शरीफ साहब, जाहिर है भुट्टो साहब पहले सबसे यूब खान की नर्सरी में से निकले और वो उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स करके पाकिस्तान में 50 साल से उनका नाम डंका बोल रहा है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है ये ज़ियाउल हक की नर्सरी से निकले, बहरहाल वो पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनका वो है। तो क्यों लीग वाहिद है कि ये इनको पूरा मौका मिला। परवेज इलाही साहब 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, शुजात साहब थोड़ी देर प्राइम मिनिस्टर ही बने, मगर क्यू लीग ने हुकूमत की। मगर 2008 में इनके कोई 25 बंदे थे और 2000 उसके बाद से 5-6 के
कि टांगा पार्टी एक रह गई भी है, और वो टांगा पार्टी भी रिड्यूस होकर मुझे ये बड़ी अभी सबसे ज़्यादा नज़रें मेरी 2 इलेक्शंस के ऊपर कभी जब भी होंगे, वो वजाद साहब क्योंकि वापस तो चले गए हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में परवेज़ लाई और एक में उनका बेटा मुनिस लाई लड़ेगा नेशनल असम्बली का इलेक्शन। तो वो जो वजाद साहब के हुसैन अलाई साहब बेटे हैं, तीसरे पे वो देखना होगा कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। दूसरा ये कि जो उनके बेटे हैं शुजात साहब के क्या नाम है उनका, शाफे से छोटे जो वजीर हैं इस वक्त, रासिक गालिबन नहीं, रासिक नहीं उनका, अभी बार ये बुढ़ापे में ही हो जाता है अभी, तो उनका चकवाल से वो उन्होंने जो इलेक्शन जीता हुआ है, तो वो वहाँ पे चकवाल के अंदर वो बड़ा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो जीत जाएं, या परवेज़ लाई का आदमी जीतेगा या पीटीआई का आदमी जीतेगा, इन दोनों का मिला के पक्का कॉम्बिनेशन है। तो वो भी है। तो इसलिए हर जो है पॉलिटिकल पार्टी ने अभी ये देखना है कि ये प्रेशर ये चल रहा है, हर एक को अपनी सीट भी नजर आ रही होती है, सियासत भी फ्यूचर का आपको देखना लगता है होगा। कि खान साहब ने पहली सियासत के अंदर आते, इक्तदार में आते ये गलती की थी, जो जहाज भर भर के उनको लाकर दिए जाते रहे इलेक्टेबल्स के, वो सारे जैसे आए उसी रास्ते से वो वापस चले गए? नहीं, गलती तो खैर ये इस पे बहस रहती है, वो ये जरूर गलती थी कि उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी कि जो इलेक्टेबल्स आए हैं ये उनके बन जाएंगे, जिस तरीके से आपने फरमाया कि इलेक्टेबल्स आते हैं उस तरह जाते हैं, मगर सारी पार्टियां ही ऐसे ही बनाई गई, नून लीग भी ऐसे ही बनाई गई और पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं बनी थी। भुट्टो साहब ने बिल्कुल जो गरीब आदमी आम वर्कर को लिया था, मगर 2-3 साल बाद 74 के इर्द गिर्द तमाम वो फ्यूडल्स जो थे उन्होंने देखा कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो तो ईसा मखतूम मुल्तान के सारे जो आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो गए थे, तो वो टेक ओवर कर लिया था दोबारा उसी फ्यूडल क्लास ने। तो इनका तो वही जो नवाज शरीफ का तरीकाकार था वही वो बनाई गई उनके और पीटीआई की उसमें। अब ये देखना होगा, अभी असल में सबसे बड़ा पाकिस्तान की सियासत का ये एक समझ ले नया इम्तिहान है, यही क्वेश्चन है कि आया ये सस्टेन कर पाएंगे, प्रेशर नहीं करवा पाएंगे कि इमरान खान के जिस तरह भी काशिफ कह रहे थे नायल भी करार दिए जाते हैं, जेल में भी अगर वो चले जाते हैं तो क्या एक अदालतें क्या उसके ऊपर देती हैं, क्योंकि वो पैनामा का केस तो जो था उसमें बहरहाल एक बहुत ज़्यादा एक जान थी, बगैर लोग भूल जाते हैं 2-3 चीज़ें पैनामा के मतलब। ये कह देना कि जी कामे की वजह से वो ऐसा नहीं था, 2 जजेस ने, जस्टिस गुलजार ने, जस्टिस खोसा ने बगैर जेआईटी के ही उनको कहा था काफ़ी है कि ये जवाब नहीं दे सके, आज तक से एनफीड की रसीद नहीं आई है। और साथ में ये जो जेआईटी बनी गई थी लोग ये भूल गए हैं, ये गम अशरत उसाफ अली साहब, अशतर उसाफ अली साहब जो अटॉर्नी जनरल थे उस जमाने के, अदालत नहीं करना चाहती थी पैनामा को, उन्होंने कहा जी नैब को बुलाया तो कि जनाब ये आप करें, उन्होंने कहा जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, एफआईए ज़ाहिर है गवर्नमेंट की थी, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, हम क्या करें, ये उनसे पूछा था अशतर साहब अटॉर्नी जनरल से, उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट या जेआईटी, उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट क्या आपके जो है यहाँ पे एफआईए नहीं कुछ कर पा रही तो आपको ख्याल है ट्रायल कोर्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ट्राई कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी फिर जेआईटी बना दें। जेआईटी जो बनी थी वो नून लीग की अपने वकील और अटॉर्नी जनरल की फरमाइश पे बनाई गई थी, ये लोगों को काफी करने के लिए तैयार ही नहीं है, भूल जाते हैं। सो ये इम्तिहान है कि ये जो 150 केसेस हैं, एक के जेल में डाला जा सकता है, किसी में भी डाला जा सकता है, जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं छोड़े जा रहे हैं, क्या वो एक तो अदालतों के टेस्ट से गुजरेंगे, चाहे फायज ईसा साहब हों चाहे जो मर्जी जज साहब हों, उसके अंदर एक क्रेडिबल एक केस होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को आप टोटली नाअहल कर दिया जाए, एक केस में भी जान होनी पड़ेगी। सही, अभी ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आके एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ पंजाब के अंदर हलचल क्यों है, केपीके के अंदर मुकम्मल तौर पे हमें खामोशी क्यों नजर आ रही, दूसरा इसके साथ साथ क्या आइंदा अक्टूबर के अंदर आमिर मतीन साहब को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत सारे आम सवाल आते हैं जिनको कल के लिए छोड़े रखते हैं, मगर कराची का मामला भी आमिर साहब बहुत ज्यादा अहम है, इस पे बात करने के लिए सीनियर सहाफी फैजुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। फैज, हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं क्विकली जो है ना आपसे एक सवाल शूट कर देता हूँ। जाहिर है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़े पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन है, और ये आज 5 बंदे तो शायद उसके अंदर जो हैं कैद में हैं पीटीआई के,
और जो सईद गनी साहब ने कहा है कि जी देखेंगे कि मेजॉरिटी क्लियर होते हुए भी जो है पीटीआई और जमात इस्लामी की मिला के वो कह रहे हैं कि देखेंगे जमात इस्लामी के भी कई लोग वोट नहीं देंगे, तो क्या सूरत हाल है, कौन बनेगा मेयर कराची? देखिए, बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल है उसमें अगर नंबर गेम पर जाएं तो वो जमात इस्लामी और पीटीआई के पूरे हैं, यानी जो 184 का हिस्सा बनता है जो रिजर्व नशिस्तों के बाद, तो उसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के नंबर्स तो पूरे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो इस पोजीशन में है कि अपना जियाला मेयर लेकर आएंगे, और पीटीआई के कई उम्मीदवारों जो नुमाइंदे कामयाब हुए हैं उनके हवाले से पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो उनके साथ राब्ते में है। तो सूरत हाल अगर कागज़ों पर देखी जाए तो नंबर तो जमात इस्लामी और पीटीआई के पूरे हैं, लेकिन अगर बयानात देखे जाएं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा पुरजोश है कि मेयर उसका होगा। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो खासे दबाव में भी हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, हलफ भी नहीं उठाया कुछ लोगों ने। 36 जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने तो हलफ उठाया, लेकिन जो दीगर थे इसके अलावा वो गिरफ्तार हैं, इस वजह से वो हलफ नहीं उठा सके। कुछ को हलफ से पहले उठा लिया गया, कुछ को हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जो है गिरफ्तार किया गया। तो इस सूरत हाल में पीटीआई खुद कराची में एक बहरान से गुजर रही है। पीटीआई कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी छोड़ चुके हैं, और आज जो साबिक सदर है बिलाल गफ्फार उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो 7 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान है अब तक जो कराची से तहरीक इंसाफ का साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एमपीए एमएन ने जो है उनके ऊपर छोड़ने की जालाबारी उनकी जारी है, तो बेचारे काउंसलरों की क्या औकात है कि वो खड़े होके वोट दे सके जमात इस्लामी के कैंडिडेट को? जी बिल्कुल, उनके ऊपर दबाव भी है और वो खासे इस वक्त प्रेशर में है। उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो बहुत आसानी के साथ आज़ादाना तौर पर अपना वोट कास्ट कर सकें, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई पर उम्मीद है। उनका कहना है कि जो उनके चेयरमैन है वो साथ खड़े हैं पार्टी के, और पार्टी हिदायत के मुताबिक वो जमात इस्लामी के मेयर हाफिज नईमुर रहमान को वोट देंगे और उसको मेयर मुंतखब कराएंगे। लेकिन इन बातों की जो एक प्रैक्टिकली सूरत हाल है वो इससे खासी मुख्तलिफ है, क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि पीटीआई के बहुत सारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने राब्ता किया है और उनका ये कहना है कि वो ला सकते हैं। हालांकि अगर नंबर्स गेम में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं 104 हैं, गो के उनमें से 6 का मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग के 8 उम्मीदवार हैं, जेयूआई के 3 हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार तो नून लीग में चला गया था, पीएलपी का 1 है। तो ये सब अगर मिलते भी हैं तो भी पीपल्स पार्टी के पास जो मतलूबा अक्सरियत है उससे कम से कम 10 के करीब उम्मीदवार कम होंगे। 8 का नंबर तो उन्होंने सईद गनी साहब ने खुद दिया कि हमारे कम है, ऑन पेपर देखें तो 20 का मार्जिन है। जमात इस्लामी को इतनी आसानी से कराची में दबाया जा सकता है? जमात इस्लामी के जो अपने लोग हैं वो तो उसके साथ यही उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जाते। मसला तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों का है, उनके ऊपर असल में प्रेशर है, उनको दबाव में लाया जा रहा है। तो जमात इस्लामी के तो जो लोग हैं वो तो कमोबेश तकरीबन साथ ही खड़े हैं, उनके तरफ से कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई कि उनको अप्रोच किया गया है या उनको दबाव में लाया जा रहा है। अलबत्ता पीटीआई की तरफ से मुसलसल ये शिकायत आ रही है और हाफिज नईमुर रहमान का भी कहना है कि जिस तरह से पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं ये बराह रास्त मेयर के इलेक्शन में रुकावट डालने जैसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ आपका। तो ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि पीटीआई की तो कोई परवाह नहीं है, मगर जमात इस्लामी को क्योंकि कराची में ये भी देखा जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है, तो आया वो पीटीआई के साथ जमात इस्लामी के लिए भी लड़ाई करने के लिए तैयार है या नहीं होगी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।